नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर प्रथम के अध्याय राजनीतिक विकास पे। राजनीतिक विकास इस चैप्टर में हम लोग राजनीतिक विकास क्या है, यानी राजनीतिक विकास किसे कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, और राजनीतिक विकास के क्या लक्षण हैं, और क्या इसकी प्रकृति है या नेचर क्या है। यहाँ पे राजनीतिक विकास से जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विकसित अवधारणाओं में से एक अवधारणा है। राजनीतिक विकास का संबंध मूलतः है नवोदित और विकासशील राष्ट्रों की संस्थागत प्रक्रियाओं, उनकी स्थितियों, उनके लक्ष्यों, उनकी गतिविधियों से है। राजनीतिक विकास राजनीतिक परिवर्तन का दूसरा रूप है। इस संकल्पना का सूत्रपात अमेरिकी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 1960 के प्रारंभ होने वाले दशक में हुआ। इसका उद्देश्य तृतीय विश्व के विकासशील राष्ट्रों की राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना था, ताकि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को वैश्विक आधार प्रदान किया जा सके। जो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान था, इसको किस प्रकार से वैश्विक आधार प्रदान किया जाए। तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय है कि विश्व के देशों में प्रत्येक संस्था की तुलना की जाती है, और तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और एक मध्यम मार्ग का मिश्रित संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार संविधानवाद का जनक माना जाता है। और राजनीतिक विकास या ये हम लोग बात कर सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जन्मदाता के रूप में भी अरस्तु ने बहुत योगदान दिया। और राजनीतिक विकास जो है, इसका भी ये लक्ष्य है कि तुलनात्मक राजनीति को किस प्रकार से वैश्विक आधार दिया जाए। विकास से प्रत्येक जो शासन व्यवस्था है, उसकी राजनीति का एक निश्चित लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य के कुछ पैरामीटर या मानक होते हैं, और उन मानकों को अचीव करना प्रत्येक शासन व्यवस्था का अपना अपना तरीका है कि कोई उस लक्ष्य को किस प्रकार से अपनाना चाहता है, कोई उस लक्ष्य को किस प्रकार से अपनाना चाहता है। और सभी का ये रहता है कि सभी व्यक्ति जो उसके नागरिक हैं राज्य के, वो शांति से, प्रेम से और भाईचारे से रहें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें और सुखपूर्ण जीवन का निर्वाह करें। किसी के साथ असमानता नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, और किसी का शोषण नहीं हो, दमन नहीं हो, और प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का या अपने स्वभाव के अनुसार अपना विकास करे और अब उसके स्वभाव के अनुसार अपने कार्य का चुनाव करे और उस कार्य के साथ ही जिए, और उस कार्य से उसका इस प्रकार से आत्मिक लगाव हो कि उसे किसी प्रकार का अन्याय महसूस नहीं हो। प्रत्येक व्यवस्था का ये लक्ष्य होता है, और ये लक्ष्य में जो भी डायमेंशन है या जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उसे आधुनिकीकरण एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कि कोई संस्था नहीं है तो उस संस्था का निर्माण कर दिया जाए, या किसी भी प्रकार की संस्था में कमी है तो उसको दूर कर दिया जाए। तो आधुनिकीकरण एक प्रकार से प्रोसेस है, और राजनीतिक विकास एक लक्ष्य है। और लक्ष्य डिसाइड नहीं है जब तक कोई भी शासन व्यवस्था अपना विकास नहीं कर सकती। लक्ष्य को ही ध्यान में रख करके प्रत्येक शासन व्यवस्था कार्य करती है और उस लक्ष्य को प्राप्त करती है। विकास एक प्रकार से बहुआयामी सिद्धांत है। ये निश्चित लक्ष्यों के साथ एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की गति है। एक शब्द के रूप में सामाजिक प्रक्रिया के किसी भी पहलू के
बेहतर प्रगति या परिवर्तन का बोध होता है। हम लोग बात कर सकते हैं, ये परिचय एक प्रकार से हम इसका दे सकते हैं। और इसका क्रांतिक विकास का क्या परिभाषा है, परिभाषा के रूप में इसको किस प्रकार से बांधा जा सकता है। राजनीतिक विकास के अर्थ के विषय में कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं प्रचलित, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं व गतिविधियों का संयुक्त रूप है। राजनीतिक विकास के अर्थ के संबंध में विभिन्न मतभेदों का कारण विचारकों का विविधतापूर्ण दृष्टिकोण है, और इसके लिए बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक विकास की परिभाषा की है। इसमें प्रमुख रूप से जैसे स्पार्ट, एमर्सन, लिपसेट, कोलमैन, इन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त कहा जा सकता है। अगर आर्थिक विकास है तो ही राजनीतिक विकास संभव है, यानी पूर्व शर्त है। रोस्टोव जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार राजनीतिक विकास औद्योगिक समाज की विशेष राजनीति है। गुन्नार मेडल और नर्नल ने कहा कि राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय है। बाइंडर ने कहा कि राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय राज्य का प्रचालक या संगठन मान सकते हैं। F.W. रिंग्स ने कहा कि राजनीतिक विकास को प्रशासकीय और कानूनी विकास के रूप में देखते हैं। डाइच और फाल्स ने कहा कि राजनीतिक विकास को जनसंख्या और सहभागिता के रूप में मान सकते हैं, या सहभागिता के रूप में इसको देखा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक विकास का सबसे स्पष्ट और विस्तृत जो विश्लेषण है वो लुशियन पाइर ने किया, और लुशियन पाइर ने आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी 1953 में, और वो एक प्रकार से राजनीतिक विकास की अवधारणा के विश्लेषण में अग्रणी विचारक थे। उन्होंने विविध दृष्टिकोणों के आधार पर राजनीतिक विकास को समझने का प्रयास किया, और अपनी जो पुस्तक है आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें उन्होंने बखूबी इसका वर्णन किया और उसको समझाने का प्रयास किया। अपनी जो व्याख्या तथा विश्लेषण में राजनीतिक विकास के 3 लक्षण मानता है, एक समानता, एक क्षमता और विभेदीकरण। वो कह रहा है कि समाज में समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं हो, किसी भी आधार पे नहीं हो। क्षमता, प्रत्येक राज्य की क्षमता हो, प्रत्येक राज्य की कैपेसिटी हो कि आने वाले समस्याओं का समाधान कर सके। विविधीकरण ये कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जो संस्था का संबंधित कार्य है संस्था वही कार्य करे, और कार्यों का क्या हो, एक प्रकार से स्पष्ट रूप से विभाजन हो। समानता में हम ले नंबर 1 सब जो समानता है वो राजनीतिक विकास का मूल है। इसमें शासक और शासित वर्ग में कोई विषमता नहीं होती, कानून की दृष्टि में सभी समान हैं, तथा जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं में अधिक सहभागिता व सक्रियता प्रदर्शित करती है, तथा जनता में समानता के सिद्धांतों के प्रति अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है। क्षमता राज व्यवस्था की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह सार्वजनिक और निर्णयों को और भी अच्छे तरीके से निष्पादित करने लगती है। इसके अंतर्गत राजनीतिक मामलों का प्रबंध, जनता की मांगों का निपटारा और राजनीतिक विवादों का उचित नियंत्रण शामिल है। राजनीतिक विभेदीकरण में राजनीतिक प्रणाली के विशेष कार्यों को संपन्न करने वाली कई प्रकार की रचनाओं का प्रतीक है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का संरचनात्मक विभेदीकरण किया जाता है, उनके कार्यों का विश्लेषण बढ़ जाता है, विशेषीकरण बढ़ जाता है, तथा सहभागी संस्थाओं और संगठनों में एकीकरण बढ़ जाता है। केवल इन्हीं तीनों ही आयामों का एक दूसरे के साथ आसानी से समायोजन नहीं हो पाता है। समानता और क्षमता एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं। राजनीतिक विकास को समझने के लिए उसका दूसरा प्रतिरूप यानी राजनीतिक विकास का एक पक्षीय रूप दिया लुशियन पाइर ने, लेकिन आमंड कोलमैन ने इसके बारे में लिखा कि इस दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया, और उन्होंने बताया कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्थाओं में अभिवृद्धि और विभिन्नीकरण है और विशेषीकरण है।
राजनीतिक संस्कृति का बढ़ाव और लोकीकरण भी इसको माना जा सकता है। जिस संस्था को जो कार्य दिया जाए वही कार्य वह संस्था करे। इसमें उनके कार्यों का विशेषीकरण होगा तथा अधिक से अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी संस्था को कोई भी कार्य करने में। संस्कृति का लोकीकरण होगा तथा परंपरागत से दूर होना तथा धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ना ताकि व्यक्तियों में समानता स्थापित हो जाए। आमंड पावेल ने ही इस मॉडल का उद्देश्य ये था कि राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता और दक्षता बढ़ना चाहिए ताकि वह कुशलता से अपने कार्यों का निष्पादन कर सके। राजनीतिक विकास की प्रकृति के बारे में या राजनीतिक विकास की नेचर से तात्पर्य है स्वभाव। इस प्रकार राज्य है वैसे व्यक्ति है। व्यक्ति जो का बड़ा रूप राज्य है, यानी जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे वैसा राज्य होगा। राज्य के जो नागरिक हैं उनका जिस प्रकार का कार्य करने का तरीका होगा, उनकी जिस प्रकार की सोच होगी वैसा ही राज्य हमें प्रतीत होगा। यानी यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति को ही प्रकट करता है और ये बताने का प्रयास करता है कि राज्य के जो नागरिक हैं उनका राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पे हम लोग राजनीतिक विकास के जो आमंड और पावेल का जो मॉडल है उसमें वो कह रहा है कि संस्कृति जो है वो राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य कि राजनीतिक संस्कृति यहाँ पे कि जनता में मतदान करने का कल्चर है या नहीं है, ये लोगों का राजनीति के बारे में बातचीत करने का कल्चर है कि नहीं है, और राजनीति में चुनाव लड़ने की कल्चर है कि नहीं है, राजनीति में क्या हो रहा है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था अधिक विकास कर पा रहे हैं, किस प्रकार की शासन व्यवस्था कम विकास कर पा रही हैं, लोकतंत्र का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, इस प्रकार की चर्चाएं अगर जनता करती है तो राजनीति का एक प्रकार से लोकीकरण हो जाता है। और यहाँ पे जनता की जो भागीदारी है या जनता की जो भूमिका है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। और नेचर में हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव है, स्वभाव का मतलब ही प्रकृति है, यानी मनुष्य का जो स्वभाव है वो जन्म से ही उसके साथ इनबिल्ड है। जिस प्रकार कोई बीज है उसका स्वभाव बीज में निहित है कि वह कौन सा पेड़ बनने वाला है, व्यक्ति का स्वभाव भी उसमें निहित है कि वह आगे जा कर के एक पेंटर बनने वाला है, या आगे जा कर के वह एक कवि बनने वाला है, या आगे जा कर के वह एक साइंटिस्ट बनने वाला है। किस प्रकार की सोच उसके अंदर इनबिल्ड है, उस सोच को निकालना बाहर एजुकेशन का काम है कि उसमें कौन सी क्वालिटी है। प्रत्येक चीज़ को हम ये देख सकते हैं कि लोहा ये काम कर सकता है, कॉपर ये काम कर सकता है, और ये पर्टिकुलर जो धातु है इसी काम आ सकता है। और व्यक्ति के अंदर भी उसे परखा जा सकता है, उसको तराशा जा सकता है, और उसमें जो गुण है उसको बाहर निकाला जा सकता है। उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, इसमें ये गुण है भी। तो ये उसकी प्रकृति है। व्यक्ति की जो हैबिट्स हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है। हैबिट जन्म के अनुसार हैबिट उसमें जिस प्रकार से हम लोग उनको सिखाते हैं बात करना, राजनीति में भाग लेना, या राजनीति एक खराब चीज़ है, ये राजनीति खराब लोग ही राजनीति करते हैं राजनीति में, इस प्रकार के कल्चर जो है वो उसको हम हैबिट्स में शामिल कर सकते हैं कि ये आदत है। और आदत दूसरे व्यक्तियों की संगत में आएगा, दूसरी कंट्री में जाएगा तो दूसरी आदतें पकड़ लेगा, लेकिन मूल स्वभाव नहीं छोड़ता। आदतें स्वभाव के इर्द गिर्द ही रहती हैं, क्योंकि अंदर से जो निकलता है वो आपका स्वभाव है और बाहर दिखाई देता है वो आदत है। तो यहाँ ये है कि इसका राजनीतिक विकास का क्या नेचर है। किसी व्यवस्था की उपयोगिता वहाँ पर होने वाले राजनीतिक विकास से लिया जा सकता है। राजनीतिक विकास की प्रकृति गतिशील, संकल्पनात्मक और विकासात्मक है। ये एक मार्गीय, एक पक्षीय न होकर बहुमार्गीय या बहुपक्षीय प्रक्रिया है, जिसमें रचनाशीलता का गुण पाया जाता है। और इसके बारे में, ये राजनीतिक विकास के बारे में पिंकल और गेबल ने कहा कि राजनीतिक विकास अर्धविकसित देशों में एक ही साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का कारण और परिणाम होता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं
कि राजनीतिक विकास की प्रकृति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है जिसके द्वारा राज्य व्यवस्था अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने की क्षमता बढ़ाती है और नए नए संगठन बना लेती है। साथ ही जनता की राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता बढ़ती है और अनेक सामाजिक संस्थाओं की अनुक्रियाओं का राजनीतिक विकास की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम राजनीतिक विकास के बारे में चर्चा कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था जो है, यहाँ हम लोग कह सकते हैं व्यवस्था यानी कि सिस्टम। सिस्टम क्या है, ये सिस्टम खराब है, ये सिस्टम अच्छा है, तो हम ये प्रचलित नाम है तो सिस्टम, और इसको हिंदी में कह सकते हैं व्यवस्था। अब यहाँ संकट आता है विद्यार्थी के सामने, व्यवस्था क्या है, आप इसकी व्यवस्था कर देना, आप व्यवस्था कर देना, तो व्यवस्था है क्या, और उसके साथ में जुड़ जाता है राजनीतिक व्यवस्था। तो यहाँ पे व्यवस्था किसे कहेंगे, व्यवस्था की कोई एक परिभाषा या व्यवस्था क्या है। व्यवस्था बिगड़ चुकी है, व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था बना लेना, व्यवस्था कर देना, तो उसके हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो भी एक संस्था है या उसमें अंगों की इम्पोर्टेंस होती है, उसके पार्ट हैं। जैसे व्यवस्था में कहें कि व्यवस्था में क्या होती है, यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती हैं। अगर इकाई नहीं है तो व्यवस्था की शुरुआत ही नहीं है। फिर व्यवस्था में एक अंतर्क्रिया होती है। अगर मान लो उन यूनिट्स के बीच में किसी प्रकार से इंटरेक्शन नहीं है तो फिर ये भी मतलब आगे दो सेकंड चरण भी इसका ख़त्म हो जाएगा। और थर्ड ये है कि सीमा लिमिटेशन है, वो अपने अपने तरीके से काम कर रही है। कोई एक व्यक्ति है, पहला पर्सन तो वो एक यूनिट होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। उसके जो ऑर्गन है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पता पड़े पैर का और हाथ का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, हाथ इधर चल रहा है, पैर उधर जाने का प्रयास कर रहा है। फिर एक लिमिटेशन होना चाहिए कि एक बैलेंस है यहाँ तक ही, यानी एक पैर है वो 4 फीट का हो गया, एक पैर है वो 4.5 फीट का हो गया, एक हाथ वो 5 फीट का हो गया, एक हाथ है वो 2 फीट का हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि एक व्यवस्था हुआ है जिसमें ऑर्गन्स हैं या इसकी इकाइयाँ हैं, इकाइयों के मध्य में इंटरेक्शन है और उनकी एक लिमिटेशन है, उसको हम लोग कह सकते हैं व्यवस्था है। व्यवस्था खराब होने का कारण यही है कि क्या तो उसके ऑर्गन्स में कमी है, या उसकी इकाइयों में यूनिट्स में कमी है, या उसकी प्रोसेस में इंटरेक्शन में कमी है, या उसकी लिमिटेशन जो है वो क्रॉस हो गई है। वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था जो है, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था अति आवश्यक है कि इसमें क्या कहाँ इसकी गड़बड़ हो गई। तो इसकी जो जांच है वो एक प्रकार से राजनीतिक विकास से कर सकते हैं कि उस राज्य में अगर व्यवस्था सही है तो उसका राजनीतिक विकास है, अगर व्यवस्था सही नहीं है तो राजनीतिक विकास नहीं है। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में कभी चर्चा कर सकते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।